नमस्कार बच्चों। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और जो भी बच्चों को इस क्लास में समझ में आए या ना समझ में आए तो उसके बाद बताना है कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया या इसको ऐसे समझा सकते हैं, तो अपनी राय भी आप दे सकते हैं। तो आज हम 10th क्लास का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। और इसके लिए सबसे पहले हम फिजिक्स का डिफिनीसन जानेंगे कि फिजिक्स कहते किसको हैं। तो बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, बहुत सारे बुक में भी हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग भी बताते हैं। मोटा मोटी हम लोग ये कर सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और उसमें होने वाली घटना के बारे में लोग जानकारी लेते हैं, उसको फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और उसमें होने वाली घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग भौतिकी फिजिक्स में करते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि भौतिकी कहते किसको है। तो अगर कोई पूछे कि फिजिक्स का डिफिनीसन बताओ तो हम लोग उसमें बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और उसमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है या जानकारी प्राप्त होती है। फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। हम लोग फिजिक्स के कुछ साइंटिस्ट के भी नाम जानेंगे। फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक के नाम, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ वैज्ञानिक के नाम भी हम लोग को पता होना चाहिए। 9th क्लास में आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा, सर आइजैक न्यूटन। ओम 10th क्लास में हम लोग जानेंगे सर साइमन ओम के बारे में। फैराडे, माइकल फैराडे साहब के बारे में जानेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैक्सवेल का भी सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं फिजिक्स में जिनके बारे में हम लोग को टॉपिक बाय टॉपिक देखना है, समझना है। ये क्लास 10th क्लास के साथ साथ जो 2026 में आपके जो पॉलिटेक्निक की जो तैयारी होगी उसके लिए भी बहुत उपयोगी क्लास है। हम टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे और हमारा उद्देश्य इस क्लास को लेने का ये है कि एक बेहतर एजुकेशन हम बच्चों को देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कोचिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग कमेंट करिए, चैनल को बढ़ाइए, लोगों तक फैलाइए और उन्हें बताइए कि अब हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे क्लास से जुड़िए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सरल भाषा में अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करें। और आज से हमने ये जर्नी शुरू की है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो 10th क्लास की है वो आपके एग्ज़ाम तक चलेगा।
और रिवीजन जो होगा इसका पॉलिटेक्निक वाली क्लास में हम लोग करेंगे एग्ज़ाम के बाद। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी इसको बोल सकते हैं कि क्लासेस चलाई जा रही है और बेहतर ढंग से आपको शायद इसमें क्लास में और क्लास के अलावा बेहतर शिक्षा मिलने का भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। तो फिजिक्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना के बारे में लोग जानकारी लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम हम लोग बता दिया, सर आइजैक न्यूटन, ओम हैं, फैराडे साहब हैं, फ्रैंकलिन हैं, या फिर जॉर्ज लेमेतेरे हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, जूल हैं। अब हम लोग डायरेक्ट जो आपका पहला चैप्टर है उस पर आएंगे। जो आपका पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर किया जाएगा, बिल्कुल आराम से, बारीकी से। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, उसको हम 2-2 वीडियो 3 वीडियो करके कवर करा देंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से हम लोग क्लास को लेके चलेंगे ताकि सारे बच्चे अच्छे से समझ जाएं, उसको हमेशा के लिए याद कर लें। प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश है क्या। लाइट, कुछ जो आपके टर्म मिलेंगे हम उसको अंग्रेजी में लिखते जाएंगे ताकि अब जब आप 11th क्लास में जाएं, 12th क्लास में जाएं तो आपको उस समय ये दिक्कत ना हो कि सर मुझे ये लाइट का मतलब नहीं पता। ठीक है, साइंस के जितने भी टर्म हैं या मैथ्स भी जब हम क्लास करेंगे तो उस समय भी कुछ टर्म हमारा इंग्लिश में रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है। प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश के बारे में बोला जाता है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो हम लोग लिखते हैं प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए लाइट अभी नहीं, अभी लाइट चलेगी तो हम दिखेंगे नहीं, दिखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसमें हम लोग को ये जानना है कि जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के बारे में ये टॉपिक हमको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। रेखाओं में गमन करती है। इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। जितना भी चीज़ हम आपको बोर्ड पर लिखाएंगे या बोलेंगे तो खासकर बोर्ड पर जितना चीज़ आपको लिखाया जाएगा उसको अच्छे से पहला समझना है। दूसरा, इसका नोट्स बना के रखना है ताकि ये जो क्लास है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्लास ना केवल 10th क्लास के लिए बल्कि आपके बेस को मजबूत करेगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 10th लेवल पे होंगे वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक अच्छा एजुकेशन के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऋजु रेखीय सिद्धांत जनरली बुक्स में मिलता नहीं है या टीचर उसको बता नहीं पाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये जानकारी हम सबको है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं यही नहीं पता है। तो आपको ध्यान रखना है आपसे, इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहा जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा उतार लीजिएगा आप। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग आएंगे किरण रे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, सब लोग बोलता है रे है किरण है, लेकिन किरण कहते किसको है? तो किरण हम लोग बोलते हैं प्रकाश के चलने के पथ, जिस रास्ता से प्रकाश ट्रेवल करता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को, किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ये मैथ में भी सब लोग को पता है कि इसको किरण करते हैं, तो यही आपका किरण है, संकेत हम लोग कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग और समझते हैं किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट, ये क्या? कुछ ऐसे टॉपिक्स में भी हम बताना चाह रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में या इस चैप्टर के बाद आपको समझने में हेल्प करेगी, इसलिए किरण बता रहे हैं, प्रकाश पुंज बता रहे हैं। प्रकाश पुंज हम लोग कहेंगे किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। इस क्लास में जो भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम आपका कमेंट पढ़ने के बाद जो भी कमी हो उसको हम लोग सुधारेंगे और फिर क्लास को और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो प्रकाश पुंज है, किरणों के समूह, मतलब बहुत सारे किरण होंगे, उसका समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, लोग लिखेंगे। जो प्रकाश पुंज है, बीम ऑफ लाइट है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला आपका आता है समांतर प्रकाश पुंज। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग कह सकते हैं इसको। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? तो जब प्रकाश पुंज, बहुत सारा प्रकाश एक निश्चित दूरी के साथ, जैसे हम लोग समांतर रेखा को समझते हैं कि 2 रेखा के बीच दूरी जो है हमेशा समान होती है, उसी प्रकार से जो किरण होगा हमारा, जो हमारा प्रकाश होगा उसके बीच की दूरी भी समान होगी। जो दूरी है समान हो। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाश दूसरे से जा रहा है तो यहाँ भी 2 होगा, सब जगह 2-2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इस प्रकाश और इस प्रकाश के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आगे भी सब 3 सेंटीमीटर की दूरी होगा। इसको हम लोग कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। मतलब जो किरण है या जो प्रकाश है, जब बहुत सारा किरण मिलेगा तो सब के बीच के जो दूरी होगा वो समान होगी, समांतर प्रकाश पुंज इसको कहेंगे। दूसरा है आपका, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा छोटा है, क्लासेस जैसे ही पढ़ेगी आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप लोग बस मन से पढ़िए और बताइए।
इस बोर्ड को भी बड़ा कर लेंगे। हमारी फैमिली बस बड़ा होने का इंतज़ार कि अगर हमारी क्लास अच्छी लगेगी आपको तो हम इस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे और जितना भी फैसिलिटी है हम देने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा जो इसमें है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी ये आपको चैप्टर नंबर 1 में दिया है और चैप्टर नंबर 2 में दिया है। अभिसारी से कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है जमा करना। तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होगी, कन्वर्जेंट का मतलब जमा। जब दो या उससे अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, एक बिंदु पर जमा होती है, इसे अभिसारी। जहाँ कहीं भी अभिसारी हो इसका मतलब लोगों को समझ लेना है, जमा होने की बात करेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप नोट्स बनाते समय वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वैसे तो आपको क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझते जाना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देख के पढ़ते हैं तो 80% आपको मेमोरी उसी समय हो जाता है और बाकी आपको रिवाइज कर लेना है। तो इस क्लासेस में हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितना भी पढ़ाएं आपको एक बार में ही याद हो जाए, इसीलिए हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएं। अभिसारी का मतलब याद रख लेना, जमा होना। जब बहुत सारे किरण एक बिंदु पर जमा होगी इसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे बहुत सारा किरण एक बिंदु पर जमा कर दीजिए, ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। सर एक बिंदु पर क्या होगा, जमा होगा। जितना भी किरण है एक बिंदु पर जमा हो गया तो ये हुआ अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका डायग्राम हुआ अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसका जो तीसरा प्रकाश पुंज है वह अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब फैल जाना, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी तो जब प्रकाश पुंज या जो किरण है एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए, एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए, इसमें लोग लिखेंगे जब एक या अधिक किरण, एक से अधिक किरण, एक किरण तो होगा नहीं, एक से अधिक किरण या किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, या फैलती है, इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें हम लोग डायग्राम कैसे बना सकते हैं, एक बिंदु से फैलना चाहिए, एक बिंदु से फैलना चाहिए। तो किरण एक बिंदु से निकल रही है, मान लेते हैं वो बिंदु है, ऐसे फैल रही है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें जमा हो रही है और इसमें फैल रही है। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना और अभिसारी का मतलब जमा होना। तो ये तीनों प्रकाश पुंज था। प्रकाश पुंज पहला क्या था, समांतर प्रकाश पुंज, जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही है। दूसरा प्रकाश पुंज कौन सा है, अभिसारी, जिसमें याद रखना कि अभिसारी का मतलब जमा होना। जब किरणें एक बिंदु पर जमा हो उसको अभिसारी कहेंगे और अपसारी का मतलब फैलना। तो जब किरणें एक बिंदु से फैलती हुई महसूस होगी, दिखाई देगी, प्रतीत होगी, इसको हम लोग कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो ये प्रकाश पुंज तीनों आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग जानेंगे इसमें कुछ और भी चीज़ें प्रकाश में, बहुत सारी चीज़ आपके बुक में नहीं दिया हुआ, बेसिक है वो हम बता देते हैं, वो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए टीचर हमारा काम है सारे बच्चे को लेके चलें, इसलिए आपको सारी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी इस क्लासेस में बताई जाएगी। आदित्य पदार्थ, आत्मदीप, आत्मदीप, आत्मदीप पदार्थ, इसको हम लोग बोलते हैं आत्म का मतलब आत्म, सेल्फ, सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे स्वयं प्रकाश निकलता है, जिनसे स्वयं प्रकाश निकलता है, और उसका कारण है रासायनिक क्रिया या फिर नाभिकीय क्रिया। ऐसे नहीं निकलती है, या तो उसके अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है या तो नाभिकीय क्रिया हो रही है, तो इस हिसाब से उसमें से प्रकाश निकलता है। तो आत्मदीप्त करने का मतलब सेल्फ लुमिनियस, मतलब खुद से चमकने वाला, सेल्फ मतलब खुद से, लुमिनियस मतलब चमकने वाला। क्या इसको हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः प्रकाश निकलती है। हम उसको लिख लेते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जिससे हम लोग लिखे, जिससे रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलता है, इसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल पूछ सकता है, कौन ऐसा चीज़ जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है? तो हम लोग बता सकते हैं कि सूर्य है, माँ के संलयन के द्वारा, बल्ब है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जुगनू इसमें शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, मोमबत्ती है रासायनिक अभिक्रिया इत्यादि। तो जिसमें से प्रकाश निकले उसको हम लोग बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। इसमें जो दूसरा होता है वो प्रदीप्त होता है, लुमिनियस बॉडी, प्रदीप्त पदार्थ, लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस, लुमिनियस का स्पेलिंग देखना, NO, लुमिनियस बॉडी। लुमिनियस का मतलब चमकने वाला। अब चूंकि आत्मदीप्त मतलब स्वयं से चमका, तो ये जो चमकने वाला है दूसरे से प्रकाश लेकर चमके, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रकाश लेकर चमकता है, इसे प्रदीप्त, प्र का मतलब दूसरा पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, जो दूसरे से चमकने वाला है। तो दूसरे से चमकने वाला हम लोग उपग्रह का नाम सुने हैं, चंद्रमा या जितने भी उपग्रह हैं जो भी आसमान में चमकते दिखाई देते हैं, जो उपग्रह, डोमस, होमस, डोमस और फोमस मंगल के हैं उपग्रह, ये सब दूसरे से प्रकाश लेकर चमकने वाले हैं। और तीसरा है अदीप्त पदार्थ,
अधिक पदार्थ, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं नॉन लुमिनियस बॉडी। जो किसी से प्रकाश लेके भी नहीं चमके, जो किसी से प्रकाश लेके भी नहीं चमके, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश तो है ही नहीं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, और नहीं दूसरे के प्रकाश से चमकता है, दूसरे के प्रकाश से चमकता है। अधिक पदार्थ कहलाता है, अधिक पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ईंट पत्थर कुछ भी दे सकते हैं, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है। जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है और न ही ये किसी से प्रकाश लेके चमकने का काम करते हैं। ठीक है, इसको उतारिए एक सेकंड। अच्छा, कहीं अगर ये नहीं दिख रहा है इसमें से, शायद यहाँ पे लाइट आ रही है, तो जब हम बोलते हैं तो उस समय ध्यान देना। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे सही। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, लाइट बिल्कुल सामने आ जा रहा है, तो इसको सही कर दें। ठीक है, आज भर चला लेते हैं किसी तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो हमको जानना है वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, जो आपको 7th क्लास से ही पता है। हम लोग पारदर्शी वस्तु उसको बोलेंगे जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारभासी उसको बोलेंगे जिसके आर पार हल्का हल्का हमको दिखता है, और अपारदर्शी हम लोग उसको बोलते हैं जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते, या हम लोग नहीं देखने का सेंस ये होगा कि जिसके आर पार लाइट चला गया उसके आर पर हम लोग देख पाएंगे, जिसके आर पर लाइट नहीं गया उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो हम इस सेंस में इस चैप्टर में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को पढ़ते हैं। तो पढ़ने का रीज़न हमको पता होना चाहिए कि क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो लाइट के सेंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लाइट ये पता करना है कि किसके आर पार हो रहा है। तो पारदर्शी वस्तु जिसके आर पर लाइट चला जाए, पारभासी जिसके आर पर लाइट हल्का हल्का जाए, और अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पर लाइट नहीं जाए। अब हम लोग को सबसे जो जरूरी चीज़ पढ़ना है वो है छाया के बारे में, छाया, शैडो, और इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक अपना आ जाएंगे। शैडो क्या है? तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आता है तो प्रकाश के विपरीत साइड में जो अंधेरा वाला भाग बनता है उसको हम लोग छाया कहते हैं। जनरली छाया तो हम इसी को बोलेंगे कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश के विपरीत साइड या वस्तु के विपरीत साइड जो अंधेरा वाला भाग बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो छाया का डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, जब प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है विपरीत दिशा में अंधेरे भाग को छाया करते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं ईंट, यहाँ से प्रकाश किरण आता है,
हिमांकित प्रकाश। तो इधर साइड में हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ बन जाए, यही इसका क्या होगा, ये आपका मेन साइड हो गया, यहाँ पे विपरीत साइड है। ठीक, तो विपरीत साइड में जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आती है तो इसके विपरीत साइड में प्रकाश के विपरीत दिशा, ये जो अंधेरा भाग, ये क्या है, अंधेरा भाग, इसको हम क्या कहेंगे, छाया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो आपका मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसको हम अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन में नियम जानेंगे, उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, पहली क्लास है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से समझें। और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश कहते रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन मतलब लौट जाना। प्रवर्तन का मतलब लौट जाना, मतलब वो कि प्रकाश लौट जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन लौट जाएगा। कहते किसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको लिखेंगे। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो उसी दिशा में लौट जाती, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लिख लेते हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित का मतलब आती है, आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। ये बोल रहे थे कि प्रवर्तन मतलब लौटना। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना सिंपल डेफिनेशन कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, अपारदर्शी वस्तु क्यों, क्योंकि यही तो है जो प्रकाश को जाने नहीं देगा, मतलब लौटा देगा। अगर हम लोग पारदर्शी वस्तु लेंगे तो वो लाइट को पार कर देगा, पारभासी लेंगे तो भी आधा पार कर देगा। इसलिए हमको वस्तु कौन सा लेना है, अपारदर्शी, ताकि प्रकाश को पार न होने दे, अपने से जाने न दे। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। वैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, उसके बाद डायग्राम कर देंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में सब कुछ होता है और फिगर के साथ आपको बताना पड़ेगा। इसमें पहला नियम है आपतित किरण, सब समझाया जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब हम बताएंगे। तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर है। बहुत से बच्चे जो क्लास किए हुए पहले से कहें उनको ये पता होगा, आपस में बराबर है।
हम इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि आपतित किरण क्या है। ये जो बच्चे पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे होंगे 10th क्लास के, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायग्राम से अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो नियम में बस ये 2 नियम है, इसको अच्छे से समझें, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। हम लोग इसके लिए एक कांच लेंगे जो रस्तित हो। रस्तित का मतलब हुआ पीछे पेंट करने, और पेंट करने से क्या होगा, ये अपारदर्शी बन जाता है। लाइट अगर इधर से आएगा तो लाइट इसके पार नहीं होगा, क्योंकि पेंट कर दिया, अपारदर्शी बना देंगे उसको, ठीक है। ये रस्तित क्या हुआ कांच है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये जो है रस्तित कांच, ये जो कांच है सिंपल कांच नहीं है, रस्तित किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ठीक है। और इसको रस्तित हम लोग करते हैं पारा और सिंदूर से, अमलगम से। किससे करते हैं? अमलगम। केमिस्ट्री में लोग को जाना Hg + HgS, पारा और ये सिंदूर, इन दोनों के साथ हम लोग जब इसको कलर करते हैं तो इसको रस्तित करते हैं, रस्तित, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कांच हो गया। अब मान लेते हैं हमारा प्रकाश आ रहा है। प्रकाश जो आता है इसी को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। जो प्रकाश आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। जहाँ पे आपतित किरण आया, इस कांच पे हम लोग एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं, और इसी को कहते हैं, ये 90 डिग्री का रेखा, दोनों साइड 90 बनेगा। इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। अभिलंब 90 डिग्री। सबसे पहले क्या लेना? एक रस्तित कांच लेना, और इस पर जैसे किरण आता है, जो किरण आता है उसको कहते हैं आपतित किरण। हम लोग एक अभिलंब ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जितना एंगल से आया, अभिलंब के साथ किरण आया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आई से डिनोट करेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आई से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस आपतन कोण। जिस एंगल से आया उसी एंगल से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। जब प्रकाश वापस जाता है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ अगर कोण बनेगा तो ये कोण होगा, इसको आर से लोग करते हैं परावर्तन। कौन सा कोण? परावर्तन। कितना बात आपको समझ में आ रहा है? एक रस्तित कांच लेना, उसमें जो प्रकाश आता है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो प्रकाश जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और एक हम लोग इस कांच पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इसी में अब आपको जानना है, जो प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम बताया, उसमें पहला नियम क्या था कि आपतित किरण यहाँ आया, आपतित किरण यहाँ आया, अभिलंब यहाँ आया, परावर्तित किरण यहाँ, सब कुछ एक ही तल में, एक ही प्लेन में। पहला नियम था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में। और इसका दूसरा नियम क्या बताया कि आपतन कोण मतलब कोण आई किसके बराबर है? कोण आर के बराबर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपतित किरण 30 डिग्री से आएगा, हमारा परावर्तित किरण भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगर आपतित किरण 60 डिग्री से आएगा तो हमारा जो परावर्तित किरण है वो भी कितना होगा? 60 डिग्री से होगा। एक दूसरा नियम। तो दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत?
नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन का दोनों नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिगर से भी दिख रहा है। अब लोग कोई पूछा कि आपतित किरण का परिभाषा बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि जो किरण आती है आपतित किरण, जो किरण प्रवर्तन वाला उठती है प्रवर्तित किरण। आपतन कोण किसको बोलेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन का कोण। प्रवर्तन कोण प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण का प्रवर्तन का कोण कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसको डेफिनेशन से उतना लिखने से ज़्यादा कोई फायदा होगा। ठीक, तो ये था आपका दोनों प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। अच्छा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में दो नियम, पहला नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन। ये हम लोग लास्ट आज कर रहे हैं आज के लिए कि जो प्रकाश का प्रवर्तन है इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, आप लोग 2 बार इसको फिगर को बनाइए, सारा क्लियर हो जाएगा खुद से। जो प्रकाश का प्रवर्तन है, बताना चाह रहे हैं, प्रकाश का जो प्रवर्तन है 2 तरह से। पहला नियमित प्रवर्तन, जो अभी हम बताए, जो फिगर बनाए, रेगुलर रिफ्लेक्शन था। करते किसको तो जब प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार हो, जब प्रकाश का प्रवर्तन नियमानुसार होता है, इसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि मान लो हमारा एक प्रवर्तक सतह था, अभिलंब ले लेना है, प्रकाश जो हमारा आया जितना एंगल से है, मान लेते 40 डिग्री से मान लेते हैं, तो हमारा ये 40 से चला गया। नियम के हिसाब से हुआ, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम यही बोलो, आपतित किरण, अभिलंब, प्रवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन को और प्रवर्तन गुण आपस में बराबर होते हैं, नियम से हुआ। अच्छा, दूसरा जो आपको जानना, अनियमित प्रवर्तन। अनियमित प्रवर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या है? तो इसमें लोग सीधा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश का प्रवर्तन नियमानुसार नहीं होगा, जब प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार नहीं होगा, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन जो होगा उसमें नियम का ध्यान नहीं रखा जाएगा। प्रकाश का वैसा प्रवर्तन, प्रकाश का वैसा प्रवर्तन, प्रकाश का वैसा प्रवर्तन जो नियम का पालन नहीं करता है, जो नियम का पालन नहीं करता। ऐसा जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस है, ऐसा हमारे पास कांच है, स्थित है, तो क्या अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होगा या भी हम लेंगे भी तो पता चला ये ऐसा हो जाए। जो आपतन कोण आपका होगा और जो परावर्तन कोण होगा, अगर मान लेते हैं ये 40 डिग्री हो सकता है, ये 70 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा सरफेस जो सतह अगर समतल नहीं है तो हमारा जो परावर्तन होगा अनियमित होगा। जब हमारा जो प्रवर्तक सतह, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रवर्तक सतह भी कह सकते हैं, समतल है, प्लेन, इसलिए नियमित प्रवर्तन होगा। जब जो प्रवर्तक सतह ये प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए हमारा जो प्रवर्तन होगा अनियमित प्रवर्तन होगा। आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। आज का क्लास में ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, और जो भी आपका रिएक्शन होगा बताना है, चैनल को बढ़ाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइए लोगों को कि फिजिक्स की क्लासेस है, अभी तो हम अपलोड करेंगे,
और जब लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो उसको लाइव करें, और लाइव में बिल्कुल डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट हो उसको लिया जाएगा। तो अभी पहले हम चाह रहे हैं कि सारे बच्चे जुड़े इससे। कैसा लग रहा है जो आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।